सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आप निरंतर जारी रख रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में, नेवरी परिवार में। और स्वागत करने के लिए तैयार हमेशा की तरह आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका भाई विजेंद्र सिंह नेवरी। साथियों, अपने बात चल रही थी गुर्जर प्रतिहार राजवंश की, और गुर्जर प्रतिहार राजवंश में अपन ने सामान्य शाखिक परिचय देखा कि किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई, कैसे ये सिस्टम आगे चला, और हमने नागभट्ट प्रथम तक की बातें कर ली। अब नागभट्ट प्रथम के बाद में कुक्कुक देवराज आदि शासक थे, लेकिन मित्रों देवराज के बाद में एक शासक आता है साथियों, जिनका नाम आता है वत्सराज। अब वत्सराज से अपन क्या क्या प्रश्न बना सकते हैं, क्या क्या प्रश्न बनेंगे, उन सभी की अपन लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा, पहली बात तो है कि वत्सराज जो थे, इनका शासनकाल कब से लेके कब तक था मित्रों? 783 ईस्वी से लेके 795 ईस्वी तक था। पहला प्रश्न तो ये बन गया। इनकी उपाधि क्या है, ध्यान देना है। यानी वत्सराज जो थे, इनकी उपाधि की अगर अपन चर्चा करें मित्रों, तो इनकी दो उपाधियां आती हैं। एक आती है रणहस्तिन, रणहस्तिन, और मित्रों दूसरी आती है आपका रणहस्तिन के बाद में जयवराह। आदि वराह नहीं है, यह है जयवराह है। आदि वराह है, आगे और पढ़ेंगे अपन। अन्य शासक आप कमेंट करके बता सकते हैं किसकी थी, महेंद्र पाल की थी, महिपाल की थी, भोज की थी, जो मर्जी आप बताएं। मैं बात कर रहा हूं यहां वत्सराज की दो उपाधियां। कौन कौन सी ये उपाधियां मित्रों? रणहस्तिन और जयवराह। वराह शब्द जहां आ जाता है, इसका मतलब वो वैष्णव धर्म से जुड़ा, यानी ये सभी धर्मों को मानने वाले थे। वैसे तो शुरुआत में इनका शैव धर्म से भी लगाव था, लेकिन ये वराह शब्द का आने का मतलब है कि वैष्णव धर्म के उपासक थे। याद रहेगा, रणहस्तिन और जयवराह सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं, कोई घुमाना फिराना नहीं। रणहस्तिन जयवराह के नाम से किस गुर्जर प्रतिहार राजा को जाना जाता है? तो मित्रों आपका उत्तर आएगा वत्सराज। वत्सराज है रणहस्तिन, यानी रण में हाथियों जैसा कौशल रखने वाला, और जयवराह है, ये दोनों उपाधियां किसकी हैं? वत्सराज के। प्रश्न क्या बने? पहला प्रश्न बना मित्रों क्या, यानी गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश था, इस राजवंश में अपन पढ़ा रोहिल्ला से लेके चला सिस्टम। तो नागभट्ट प्रथम ने कुछ मजबूत किया, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो कई किताबों में तो हालांकि नागभट्ट प्रथम को वास्तविक संस्थापक बता रखा है, लेकिन मित्रों देखिएगा प्रश्न आएगा वत्सराज, तो यहां से प्रश्न बनेगा गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक जो संस्थापक रहा मित्रों, वो कौन रहा? तो आपका उत्तर आएगा गुर्जर प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक वत्सराज रहा। ठीक बात है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। आगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, जिसकी चर्चा अपन ने पिछली क्लास में छोटा सा शब्द लिया था, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिदलीय संघर्ष। मित्रों सुनिए, यहां से प्रश्न बना कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत इसी समय होती। अब मन में आपके एक यक्ष प्रश्न बन रहा होगा, क्या त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था भाई? क्या था ये त्रिपक्षीय संघर्ष? क्या था, क्यों था, किनके बीच में था, और आखिर विजय किसकी हुई? ये तो अपन ने समझ लिया कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश जब पढ़ेंगे तब एक बात आएगी कि त्रिपक्षीय या त्रिदलीय जो संघर्ष था, इसकी शुरुआत किसके समय हुई? तो आपका उत्तर बन जाएगा कि वत्सराज के समय हुई। लेकिन मित्रों वत्सराज के समय क्यों हुई? आखिर क्या परिस्थितियां बन गई कि ये त्रिपक्षीय संघर्ष है ये चला? इसको समझने के लिए आइए चलते हैं अपन थोड़ा सा इंडिया के मैप की ओर। देखिएगा, समझिए, ये मैंने कहा दक्षिण भारत, इधर बना लेता है ना, यहां तक शायद आपको दिख रहा होगा, मैं देखता हूं एक मिनट के लिए। बिल्कुल आपको दिख रहा है ना। अब देखिएगा मित्रों, यहां एक जगह थी जिसका नाम था कन्नौज। क्या नाम था मित्रों? कन्नौज। यानी मैं लिख दूं
यहां एक स्थान है जिसका नाम है कन्नौज। ठीक बात है। और इस वाले क्षेत्र में साथियों पहले हर्ष का साम्राज्य था। हर्ष की हो गई मृत्यु 7वीं शताब्दी के बीच में। हर्ष की मृत्यु के बाद में कन्नौज जो था एक सत्ता का मुख्य केंद्र धीरे धीरे कमजोर हाथों में आ गया। नाम के तो आयुध शासक थे, नाम पढ़ेंगे अभी अपन, इंद्रायुध चक्रायुध, नाम के आयुध थे, वैसे कोई आयुध वाली बात थी नहीं उनमें। अब होता क्या है ना, इधर कन्नौज था, इधर पश्चिम से मुस्लिम आक्रांताओं का खतरा बना रहता था। और यहां पे समझने की बात है, समझिएगा मैप से, यहां पे मेरे प्यारे मित्रों जो राजवंश था वो था प्रतिहार, यानी गुर्जर प्रतिहार राजवंश यहां था। इधर बंगाल में एक राजवंश था मित्रों जिसका नाम था पाल वंश, और दक्षिण में एक राजवंश था जिसका नाम था राष्ट्रकूट वंश। अब देखिएगा होता क्या है, कहानी कैसे चलती है वो समझिए। वत्सराज की बात कर रहे हैं अपन कि इनके समय स्त्री दलीय संघर्ष के मित्रों क्या हुई, शुरुआत हुई। चलो ठीक बात। अब यहां से क्या होता है ना समझिएगा, इधर शासक कौन है, इधर मित्रों शासक है वत्सराज। ठीक बात है गुरुजी। इधर शासक कौन है मित्रों, इधर शासक है धर्मपाल। इधर शासक कौन है मित्रों, इधर शासक है ध्रुव प्रथम, ध्रुव फर्स्ट। ये तो 3 पक्ष हो गए, 3 ही हो गए। कन्नौज क्यों लिखा है, लिखा है भाई साहब जरूरी। यहां शासक कौन था मित्रों, यहां शासक था इंद्रायुध। 4 हो गए ना, इसका तो बेचारे का कोई काम ही नहीं। अब क्या होता है, वत्सराज था, अब वो किसके हड़पना चाहता था, कन्नौज को। इधर धर्मपाल किसको हड़पना चाहता था, कन्नौज को। अब भाई साहब क्या होता समझिएगा, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे। वत्सराज ने, किसने, वत्सराज ने आक्रमण किया और इंद्रायुध को क्या कर दिया, हरा दिया। इंद्रायुध हार गया और कन्नौज किसके कब्जे में आ गया, वत्सराज के कब्जे में आ गया। जैसे ही बात पता चली धर्मपाल को, धर्मपाल ने सोचा गड़बड़ हो गया मामला। अब धर्मपाल क्या करता है मित्रों, धर्मपाल है अब वो इधर आता है, युद्ध करता है। धर्मपाल भी यहां आता है, युद्ध करता है। किसकी तरफ आता है, वत्सराज की तरफ आता है। लेकिन धर्मपाल को भी हार का सामना करना पड़ता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे ही पता चला ध्रुव फर्स्ट को कि उत्तर भारत में तो उथल पुथल मची हुई है, अब ध्रुव फर्स्ट यहां से चल पड़ता है और ध्रुव फर्स्ट है वो यहां आता है और वो वत्सराज को भी पराजित करता है, वो धर्मपाल को भी पराजित करता है और कन्नौज की सत्ता है वो किसके हाथों में आ जाती है, ध्रुव फर्स्ट के हाथों में आ जाती। टिकेगी नहीं, मैंने कहा आ जाती, आने को इसके हाथ में भी आए, पहले इंद्रायुध के हाथ में थी। इंद्रायुध कमजोर शासक था। क्या होता है, अब एक बार फिर मैं लिख रहा हूं समझिए। पहले क्या हुआ, पहले हुआ वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हरा दिया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में धर्मपाल था, उसने आक्रमण किया। धर्मपाल ने वत्सराज पर आक्रमण किया, धर्मपाल ने वत्सराज पर आक्रमण किया, लेकिन में गड़बड़ हो गई, लेकिन हारा। कौन हारा, धर्मपाल खुद हारा। अब जैसे ही ये संघर्ष देखा ध्रुव था वो भी मचल गया कि हम भी चलते हैं उत्तर भारत के अभियान की तरफ। उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों ये काम की बात है, ध्रुव फर्स्ट ने वत्सराज को हराया। ध्रुव फर्स्ट ने वत्सराज को क्या कर दिया मित्रों, हरा दिया। और वत्सराज को हराने का मतलब अब वत्सराज कमजोर पड़ गया, हो गया त्रिपक्षीय संघर्ष। अब ध्रुव फर्स्ट तो लौटेगा, ध्रुव फर्स्ट यहां आता है और आने के बाद वत्सराज जो था इसको हराता है। हराने के बाद मेरे प्यारे मित्रों ध्रुव फर्स्ट वापस आपका दक्षिण की ओर चला जाए।
जैसे ही ध्रुव पश्चिम दक्षिण में गया, यहां धर्मपाल क्या करता है, धर्मपाल वापस से इधर आता है, किधर, कन्नौज की तरफ। समझते जाइएगा, लिखते जाइएगा। धर्मपाल वापस कन्नौज में आता है, कन्नौज में आकर के और मेरे प्यारे मित्रों इस इंदिरा युद्ध को तो गद्दी से हटा देता है और इसकी जगह चक्रा युद्ध को बैठा देता है। चक्रा युद्ध किसके हाथों की कठपुतली बन गया, धर्मपाल के हाथों की कठपुतली बन गया। याद रखना है, मैं यहां लिख देता हूं कि इसने क्या किया, इधर लिख देता हूं, ध्रुव फर्स्ट के लौट जाने के बाद, ध्रुव फर्स्ट के लौट जाने के बाद धर्मपाल ने कन्नौज पर इंदिरा युद्ध की जगह मित्रों किसको बैठा दिया, चक्रा युद्ध को। याद रख लेना बस कि ध्रुव फर्स्ट के लौट जाने के बाद धर्मपाल ने कन्नौज पर इंदिरा युद्ध की जगह कौन से युद्ध को बैठा दिया साथियों, चक्रा युद्ध को बैठा दिया। और चक्रा युद्ध जो था, ये चक्रा युद्ध किसके हाथों की कठपुतली बन गया रे, ये तो धर्मपाल के हाथों की कठपुतली बन गया। अब ये तो धर्मपाल के हाथों की कठपुतली बन गया, लेकिन वत्सराज क्या करे, जिस वत्सराज ने प्रारंभ में धर्मपाल को हराया था, वो वत्सराज अब धर्मपाल की अधीनता स्वीकार कर लेता है। यानी अब कन्नौज पे किसका हाथ हो गया, धर्म। पहले कौन था, इंदिरा युद्ध, तो न्यूट्रल मान लो इसको था। उसके बाद इंदिरा युद्ध को हटा के कौन गया, वत्सराज। वत्सराज की नजर पड़ी, धर्मपाल ने कहा मैं आऊंगा। जब ये दोनों लड़ने लगे, नीचे से ध्रुव बोले हट जाओ, मैं आऊंगा। ये रहा, अब ये वापस जाएगा दक्षिण में, तो धर्मपाल ने इंदिरा युद्ध को हटा के बैठा दिया चक्रा युद्ध को। यानी ये चक्कर चल गया। पक्ष कौन सा, तीन। कौन से तीन पक्ष, प्रश्न आ सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत वत्सराज के समय हुई, या त्रिपक्षीय संघर्ष किन शासकों के मध्य में था, कौन सा एक नहीं था, आयुध वंश इसमें नहीं था। ये तो एक यहां मोहरा था, प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के मध्य ये चला। अब मित्रों आगे की कहानी क्या होती है, इसके लिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर चलते हैं अपन आगे। शाबाश, चलते हैं मित्रों। देखिएगा, ये अपन ने वत्सराज की इतनी बातें की। अब साथियों देखिएगा, इसके बाद और क्या कहानी बनती है वो भी मैं आपको बता ही देता हूं। प्रश्न बना कि वत्सराज है, ये कन्नौज से तो आ गया, और कन्नौज से आएगा कहां, तो सुनिए, यानी अंतिम समय में राजधानी कुछ समय के लिए बन रही है, जालोर स्थायी राजधानी नहीं थी, राजधानी जालोर को बनाया। किसको बनाया, जालोर। और जालोर की जब बात आती है मित्रों, तो एक नाम आपने सुना होगा, क्या, भीनमाल। तो यहां मैं एक बात और लिख देता हूं, भीनमाल में राजसूय यज्ञ करवाया। प्रश्न आएगा कि भीनमाल में राजसूय यज्ञ किसने करवाया, तो मित्रों आपका उत्तर बनेगा भीनमाल में राजसूय यज्ञ वत्सराज ने करवाया। गुरुजी आपको कैसे पता, तो सुनिए, इन्हीं के समय में कवि उद्धोतन सूरी ने एक बड़ा ही ग्रंथ जिसे आप पढ़ते हैं, जिसका मित्रों नाम आता है कुवल्यमाला। कुवल्यमाला एवं कुवल्यमाला की रचना की, ऐसे लिख देता हूं, रचना की। इसका मतलब जैन धर्म से भी लगाव था, साहित्य प्रेमी भी थे। और इसी समय मित्रों, इसी समय जैन आचार्य जिनका नाम था जिनसेन, जैन आचार्य जिनसेन ने एक ग्रंथ लिखा, जिसका मित्रों नाम आता है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण, इसकी रचना की, हरिवंश पुराण की मित्रों क्या की, रचना की। यानी जैनियों से लगाव तो था,
लगाव था तो एक बात और याद कर लीजिएगा, ओसियां में जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया। अब गुरुजी महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न वत्सराज से की बनता है, या तो इसकी उपाधि से प्रश्न आएगा, या प्रश्न आएगा त्रिदलीय संघर्ष से, और उसके समकालीन शासक पूछे जा सकते हैं कि जिस समय गुर्जर प्रतिहार राजवंश में वत्सराज शासन कर रहा था, उस समय कन्नौज पे कौन था? इंद्रायुद्ध था कि चक्रायुद्ध था? पहले इंद्रायुद्ध था, चक्रायुद्ध बाद में। बंगाल में कौन था? पाल वंश में धर्मपाल था। और राष्ट्रकूट में कौन था मित्रों? ध्रुव प्रथम था। याद रहेगा इतना आपको। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट था, पाल में धर्मपाल था, धय से ध्रुव, धय से धर्मपाल, और ये वत्सराज। वत्सराज की उपाधियां रणहस्तिन और आपका कौन सा? आपका जेवर। फिर प्रश्न बनेगा, इनके समय कुल्ले माला लिखा गया और हरिवंश पुराण की रचना। यही थी वत्सराज की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लग रही होगी। फटाफट लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये क्लास में क्यों लेके आया हूं, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि इस टॉपिक पे बहुत कम मैटर है, वो यूट्यूब पे दिया गया। कम देने का कारण भी है कुछ, और कोचिंग में भी आपने पढ़ा होगा कि ये टॉपिक लगभग नहीं करवाया जाता था, स्किप कर दिया जाता था। तो थोड़ा सा कि ये टीचर्स ऐसा मानते हैं कि थोड़ा टफ है। टफ कुछ नहीं, पढ़ने लगे सारा इजी हो जाता है। पढ़ना आना चाहिए और पढ़ाना आना चाहिए, दोनों चीजें। आप लोग पढ़ने में इंटरेस्ट लें। मैंने कल एक पोस्ट देखी, यूट्यूब पे देखी, पता नहीं फेसबुक पे देखी, कि एक मक्का था, एक कच्चा मक्का 5 रुपए का, सीखा हुआ मक्का 20 रुपए का। क्या फर्क है? क्या सीखा आपने उस मक्के से? सीखा कि कीमत बढ़ाने के लिए जलना पड़ेगा। कीमत तभी बढ़ेगी जब आपके ऊपर नमक रगड़ा जाएगा, नींबू रगड़ा जाएगा, जलोगे। जब तक नहीं जले ना, कीमत नहीं बढ़ने वाली। कोई नहीं पूछता। और जलने के लिए पहले आपको आवरण हटाना पड़ेगा। आपके रक्षा कवच जो है ना, माता पिता का जो आपके ऊपर ज्यादा स्नेह है कि नहीं बेटा सो जा ना, आपको उसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद आग में जलना पड़ेगा। जब आग में जलोगे, लगातार जलोगे ना, तब जाके आपकी कीमत बढ़ेगी। ऐसे कीमत नहीं बढ़ने वाली। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कीमत बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जलना पड़ेगा। और जलने के लिए कवच उतारना पड़ेगा। कवच उतारने का मतलब अभी लग जाइए तैयारी में, ठीक है? और वीडियो को शेयर कर दीजिए जी। ओसिया में जैन मंदिर बनाया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। अब वत्सराज जो थे मित्रों, वत्सराज के बाद में याद रखना है, इनकी रानी से एक पुत्र हुआ जिनका नाम था नागभट्ट द्वितीय। देखिएगा, करते हैं नागभट्ट द्वितीय की बात। क्या क्या बात है देख लेते हैं मित्रों। देखिएगा, अब अपन बात कर रहे हैं वत्सराज के बाद में नागभट्ट द्वितीय सेकंड। कब से कब तक? ये 795 तक थे वत्सराज। तो मित्रों 795 ईस्वी से 833 ईस्वी तक किसका शासन रहा? नागभट्ट का। पहली वही बात, क्या? उपाधि। इनकी उपाधियां क्या क्या रही सुनिएगा। इनकी उपाधि में एक आता है परम भट्टारक, शानदार उपाधि, परम भट्टारक। महाराजाधिराज, महाराजाधिराज पधार रहे हैं, वो महाराजाधिराज। उसके बाद में परमेश्वर। गुरुजी आपने कौन सा उपाधियां देखी इनकी? देखी नहीं, पढ़ी हैं? ग्वालियर अभिलेख में साफ लिखा हुआ है इनकी उपाधियों के बारे में, बहुत सारी चर्चा। इन्होंने बहुत सारे विजय की थी। ग्वालियर अभिलेख पूरी जानकारी दे देता है इनके बारे में। मैं बात कर रहा था परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। अब ये परम भट्टारक जो उपाधि है, इसका जो मुख्य विवरण है मित्रों, वो बकुला अभिलेख में मिलता है। बकुला अभिलेख। और बकुला अभिलेख मित्रों है कहां पे? एमपी में। बकुला अभिलेख एमपी में जानकारी, या अपन यूं कह सकते हैं बकुला अभिलेख एमपी से जानकारी मिलती है। चलो कोई बात नहीं, मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं, जानकारी मिलती है। अब अगला पॉइंट मित्रों क्या बनेगा? अपन ने पढ़ा था नागभट्ट प्रथम के बारे में, नागावलोक, और कई इतिहासकार नागभट्ट द्वितीय जो है, इनके बारे में भी कहते हैं कि इनका दरबार जो था वो नागावलोक का दरबार कहा जाता था। चलो कोई बात नहीं। अब मेन जो मुद्दा है वो क्या है सुनिए। वत्सराज ने जाते जाते प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। प्रारंभ में वत्सराज
चढ़ा के से इंद्रायुध को हरा दिया। धर्मपाल आया, धर्मपाल को हरा दिया, लेकिन ध्रुव आया, हार गया, और हारने के बाद में दूसरे के पांव पड़ के धर्मपाल ने गिरा दिया। अब मित्रों क्या होता है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा को लाने का काम कौन करता है? नागभट्ट द्वितीय करता है। याद रखिएगा, प्रश्न आएगा क्या? गुर्जर प्रतिहार राजवंश की खोई हुई प्रतिष्ठा, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने का काम किया। किसने किया? तो आपका उत्तर आएगा नागभट्ट द्वितीय लाने का कार्य किया। प्रथम था उसकी बात कर चुके हैं अपन। ये नागभट्ट द्वितीय जो वत्सराज के पुत्र हैं, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की खोई हुई सत्ता थी, खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी, इस प्रतिष्ठा को वापस लाने का काम किया। कैसे किया सुनिएगा, समझिएगा और आगे चलिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे जानकारी और साझा करूं आपके साथ। ले लिया? ले लिया। अब देखिएगा मित्रों, कैसे इन्होंने गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश था, इस राजवंश की प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त किया। वही बात, वही कहानी, बदलेगी थोड़ी ना कुछ। इधर यहां गद्दी पे कौन बैठ गए भाई साहब? बदल गए शासक, नागभट्ट द्वितीय। यहां कौन था भाई साहब? चक्रायुद्ध। अभी कौन था? इंद्रायुध था ना। इंद्रायुध को हटा के किसको बैठाया था? चक्रायुद्ध को। किसने? धर्मपाल ने। यहां नहीं बदला है, यहां धर्मपाल है। यहां बदल गया है, पहले ध्रुव फर्स्ट था, अब मित्रों गोविंद तृतीय। अब गोविंद तृतीय ये भी चलाता उत्तर का अभियान। ये आता है यहां से, टप टपा टप 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 टप, और नागभट्ट द्वितीय को पछाड़ लगा देता है। यानी मैं पहली पहली लाइन लिखूं, बोलो गुरुजी हरा दिया, फिर काहे की प्रतिष्ठा देखी तो गाएगी। यानी गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। चलो कोई बात नहीं, कर दिया पराजित, ठीक बात है। गोविंद तृतीय आता है, यहां इसको हराता है, इधर धर्मपाल को हराता है। चक्रायुध को तो क्या हराना था, ये तो खुद आपका कृपा पात्र था, और वापस चला जाता है। गोविंद तृतीय आता है, आने के बाद इसको हराता है, फिर इसको हराता है, वापस चला जाता है, और वापस जाने के बाद बुढ़ा तो होना था, बुढ़ा हो गया, और उसके बुढ़ापे का और घर में कलेश, इस ग्रह कलेश का फायदा उठाता है नागभट्ट द्वितीय। ये हौसला नहीं हारता है। हार गया तो क्या हुआ, दोबारा से बना लेंगे, और वापस से जुट जाता है। किस काम में? वापस से जुट जाता है हिम्मत बनाने में और सेना के संगठन में। मैंने क्या कहा, गोविंद तृतीय आया था, नागभट्ट को हरा दिया, इधर गया धर्मपाल को हरा दिया, वापस चला गया दक्षिण में, लेकिन अब नागभट्ट द्वितीय वापस से मित्रों अपनी शक्ति को मजबूत करता है और आक्रमण कर देता है। किसके ऊपर? चक्रायुद्ध के ऊपर। चक्रायुद्ध कहां का शासक था? कन्नौज का। अब आएगा मजा, देखिएगा। यानी नागभट्ट द्वितीय ने, नागभट्ट, ये लाइन लिख लेना, अब मैंने यहां लिखी नहीं है, कि जब गोविंद तृतीय वापस दक्षिण में चला गया, उसके बुढ़ापे का, उसकी वृद्धावस्था का एवं उसकी आंतरिक कमजोरियों का फायदा उठा करके नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर, यही तो है मेन, कन्नौज पर आक्रमण कर चक्रायुद्ध को पराजित किया। याद रखना है साथियों, बिल्कुल याद रखना है कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर
आक्रमण करके किसको, चक्रा युद्ध को पराजित किया, एवं, अब सुनिए आगे वाली बात, एवं कन्नौज पर अधिकार करके इसे अपनी राजधानी बना लिया। अब राजधानी बनाने का मतलब मित्रों एक बात आ गई, क्या, कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था, अब त्रिपक्षीय संघर्ष क्या हो गया, समाप्ति। ये मैं नहीं कहता, ये भारतीय इतिहास की प्रमाणिक किताब केसी श्रीवास्तव कहते हैं। यानी केसी श्रीवास्तव के अनुसार जैसे ही कन्नौज राजधानी बन जाता है, प्रश्न बन सकता है क्या, प्रश्न बन सकता है कि कन्नौज को राजधानी किसने बनाया। कन्नौज को राजधानी गुर्जर प्रतिहारों में बनाता है नागभट्ट द्वितीय। और जैसे ही कन्नौज राजधानी बन जाती है मित्रों, यहां से एक प्रश्न और लिख देता हूं मैं, त्रिपक्षीय या त्रिदलीय कहें, त्रिपक्षीय या त्रिदलीय संघर्ष था, वो मित्रों अब क्या हो जाता है, समाप्त। कैसे, अभी तो आगे और चलेगा। जैसे ही इसने कन्नौज को राजधानी बनाया, धर्मपाल को पता तो चलना था। क्यों चलना था, क्योंकि चक्रायुद्ध किसका समर्थक था, वे चक्रायुद्ध ने किसके समर्थन से कन्नौज पे सत्ता हथिया रखी थी, सत्ता पे बैठा था, धर्मपाल की कृपा से बैठा था। जैसे ही पता चलता है किसको, धर्मपाल है, वो आक्रमण कर देता है, लेकिन, और ये युद्ध होता है इनके बीच में, मुंगेर का युद्ध। और मित्रों इस मुंगेर के युद्ध में एक बात जो आपको याद रखनी है, धर्मपाल की हार होती है। पहले चक्रायुद्ध को हराया, चक्रायुद्ध की हार का पता चला धर्मपाल को कि भाई मैंने बैठाया था चक्रायुद्ध को, और चक्रायुद्ध को हरा दिया नागभट्ट द्वितीय ने। अब धर्मपाल आता है अपनी सेना के साथ, नागपट जाता है, मुंगेर नाम की जगह, वहां पे युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर धर्मपाल को पराजय का सामना करना पड़ता है। और इस प्रकार से जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी, उस खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस से स्थापित करने का काम मित्रों कौन करता है, ये नागभट्ट द्वितीय करता है। जोधपुर के अभिलेखों से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इसके कुछ एक सामंत वगैरह थे, मेवाड़ का सामंत भी गया था, मारवाड़ का सामंत भी गया था। इसका मतलब नागभट्ट द्वितीय के समय में उत्तर भारत के अंदर महत्वपूर्ण सत्ता थी, महत्वपूर्ण जितने भी एरिया थे वो सारे नागभट्ट द्वितीय के हाथों में थे। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय का कहां तक क्षेत्र था, नागभट्ट द्वितीय के आगे किस किस ने समर्पण किया, तो मित्रों मैं यहां लिख देता हूं, यहां एक विशेष नोट बना के लिख देता हूं। आरनत प्रदेश जो काठियावाड़ वाला था, मालवा प्रदेश जानते हैं आप, मत्स्य प्रदेश जानते हैं, किरात जो हिमालय के नीचे वाला प्रदेश था, वत्स था, उसके बाद मित्रों कौशाम्बी था। यानी इन भागों पर भी इसका अधिकार था। किसका, तो आप कहेंगे नागभट्ट द्वितीय का अधिकार था। उसके बाद अंततः 833 ईस्वी में, लिख लेना आप, फिर मैं मिटाऊंगा इसको, 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा के अंदर जाके जल समाधि ली, और इस प्रकार से इस महान शासक का अंत हुआ। तो ये नागभट्ट द्वितीय की जानकारियां थी। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी है ये अच्छी लगी होगी, ये बातें अच्छी लगी होंगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी हैं। नागभट्ट द्वितीय के बारे में अपन ने देखा, खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस से किया, परम भट्टारक जिसे कहा जाता है, महाराजाधिराज जिसे कहा जाता है, परमेश्वर जिसे कहा जाता है। पहले गोविंद तृतीय आता है, उससे हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वापस से जुट जाता है। जैसे गोविंद तृतीय बुढ़ा हो जाता है और आंतरिक कलह में फंस जाता है, और उसका फायदा उठा के और ये आक्रमण कर देता है कन्नौज के ऊपर, कन्नौज से चक्रायुद्ध को हरा देता है। चक्रायुद्ध की हार का खबर जैसे धर्मपाल को मिलता है, धर्मपाल इधर आता है आक्रमण करने के लिए, लेकिन धर्मपाल को भी हार का सामना ही करना पड़ता है। ये थी आज दो शासकों की बात, बाकी करते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश और नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए लेता हूं विदा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुरा के पढ़ेंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी। जय हिंद।